नमस्कार, मैं अशोक व्यास और फुल एंड ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन सीरीज में हरम टीवी की तरफ से फिर हमारा सौभाग्य है कि हम जुड़ रहे हैं कलकत्ता में बैठे हुए एक ऐसे मनीषी से, एक ऐसे चिंतक से, एक ऐसे भारत प्रेमी से और एक ऐसे विद्वान से जिनका भारत प्रेम और अपने भीतर संजोई हुई समृद्धि को बांटने की करुणा उन्हें फिर हमारे पास ले आई है आज। और आज के सेशन में as we begin, we will be talking in Hindi and English both. I would take this opportunity of first welcoming my guest Pramod Shah ji. Pramod ji, नमस्कार, स्वागत है आपका. नमस्कार। And Pramod ji, in your presence, I want to mention that you are not only expert in the field of finance as a CA or CPA as we call that here. You have also studied thoroughly Indian history, and you were guided to also compile and edit a wonderful book which is published in 3 volumes. So before we open up for today's session, where we'll be uh, walking with you, taking the help of the lamp which your tapasya has made available to you, तो वो प्रकाश आप हमारे साथ लेके चलेंगे. उसके पहले हमारे कुछ दर्शक जो आज आपसे जुड़ रहे हैं, ये जो पुस्तक आपने पॉलिटिकल रिलीजियस कॉम्बिनेशन वाली निकालने का सोचा, व्हाट वाज द आइडिया एंड हाउ डू यू फील ओवरऑल अबाउट दिस वॉल्यूम? देखिए, आइडिया ये था कि भारत की जो संस्कृति है और हमने बचपन से देखी थी, उसमें हिंदू मुसलमान सब हम लोग हिल-मिल के रहते थे। बचपन में ही उनका घर पे आना-जाना था। कभी इस तरह के लड़ाई-झगड़े जहाँ हम हैं गाँव के झुंझुनू के वहाँ देखा नहीं हमने कभी। कलकत्ते में आके सब देखा तो अच्छा नहीं लगा उसकी हमने बचपन में आ गए थे, तो स्टडी करने की कोशिश की चक्कर क्या है, ये क्या मामला है, ऐसा क्यों है? तो बस अध्ययन करते गए तब 18 शताब्दी तक पहुँचे ना, तब कुछ बातें समझ में आई। तो मैंने कहा ये जो बातें समझ में आई है, मैं औरों से भी बाँटूँ, उनको भी पता चले। बस यही है उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं। तो विधिवत बातचीत जब हम शुरू करेंगे आपके साथ, इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे, पर आपने जब कहा कि कुछ बातें समझ में आई, तो बहुत मोटा मोटी अगर आप 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहें, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि एक तो अंग्रेजों की जो नीति थी कि दोनों संप्रदायों को एकदम डिवाइड रखा जाए, अलग रखा जाए, तो हम उन पर और अच्छी तरह शासन कर सकेंगे। कुछ तो उन लोगों के मन में बातें पहले से थी कि मुसलमान बाहर से आए, हम पर राज कर रहे हैं, वो है, तो कुछ तो हिंदू वैसे ही उनमें भावना थी और कुछ मुसलमानों में ये भाव था कि हम तो राजा थे इतने सालों से, हिंदुस्तान तो हमारा है। तो इन भावनाओं को, दोनों की भावनाएं जो थी, उनको अंग्रेजों ने समझा और ये समझ में आया उनके 1857 के बाद जो जो फाइट हुई थी, विद्रोह हुआ था सिपाहियों का, कि इनको अलग करके ही हम राज कर सकते हैं। उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उसका फल जो है आगे मिलता है। तो ये जो फूट डालकर राज्य करने वाली नीति की बात हम अक्सर सुनते रहते हैं, इसमें एक तरफ जो अंग्रेजों की भूमिका है वो है, दूसरी तरफ क्या स्टैंड हिंदू समुदाय ने लिया, क्या स्टैंड मुस्लिम समुदाय ने लिया, उसके बारे में भी हम चर्चा आज के संदर्भ में बहुत सुनते हैं। पर वो विषयांतर हो जाएगा, अभी हम एक क्रम को लेकर चलते हैं। तो पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे, हमने 1857 से 1919 के काल खंड के बारे में जो भारतीय इतिहास की चर्चा की थी। आप उस तरफ यदि थोड़ा उसका सारांश हमारे दर्शकों तक फिर से आप बांटें कि मोटा मोटी क्या बात थी जो विशेष आपको लगता है कि याद की जानी चाहिए और कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता है, ये जो कालखंड रहा है भारतीय इतिहास में 1857 से 1919 का? क्या है कि उन्होंने बहुत गंभीर अध्ययन किया अंग्रेजों ने भारत की मानसिकता का, यहाँ के लोगों की आस्था का,
यहाँ का क्या धर्म है और किस तरह ये लोग धर्म के प्रति संवेदनशील है, इनका सामाजिक ढांचा क्या है। तो उन्होंने शिक्षा पद्धति है, पहले उसको बदला, 3 विश्वविद्यालय खोले, फिर अपने हिसाब से शिक्षा देना शुरू की कि वो जो पढ़कर आए वो अंग्रेजों की तरह सोचना शुरू कर दें। एक तरह वो किया, फिर कानून बनाया टैक्स वगैरह का 61 में, और फिर कांग्रेस बनवाई 85 में, जो उनकी बात कैस के राजनीतिक तरीके से। तो इस तरह अलग तरीकों से उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की। अच्छा, अब ये क्या है कि प्रति प्रश्न के बिना बात आगे बढ़ती नहीं है। आप बहुत सहजता से एक वाक्य कह गए कि उन्होंने कांग्रेस बनवाई। तो कांग्रेस एक ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली इवॉल्व नहीं होके उसमें अंग्रेजों की कुछ भूमिका देखते हैं आप? जी, 1885 में जो कांग्रेस बनी, तो कोई भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लिए नहीं बनी थी। वो तो भारत के लोगों को अंग्रेजों से जोड़ने की, जी उनकी जो नीतियां है, राजनीतिक नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाए। तो एक तरह से वो उनको उनके काम में एक सुविधा प्रदान कर रही थी। जी। कोई भी इस तरह की बात नहीं थी, कोई जनता की आवाज पहुंचा रही थी कि प्रोटेस्ट पहुंचा रहे, ऐसी कोई बात नहीं, तो ऐसा ऑर्गेनाइज कोई काम नहीं किया उन्होंने। जी। तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को सुविधा हो जाए कि किससे डील करना है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से जी लिया गया। जी, हम्म, एक दूसरे की बातें मतलब एक लिंक का काम कर रही थी वो। जी जी इन्होंने फ्रीडम फाइट शुरू किया तो 1919 में जब गांधी आए, उस जी समय फुल फाइट हुई। पहले तिलक कर रहे थे, जी। उसके पहले तिलक कर रहे थे, लेकिन शुरुआत जो थी कांग्रेस की, मेरा इशारा उस ओर है कि जब शुरुआत हुई थी 85 में, 1885 में, तब वो कोई फ्रीडम फाइट की पार्टी नहीं थी, मेरा मतलब उससे है। तो हमारी हिस्ट्री आप रिफ्रेश करें, उस वक्त कौन मेन लीडर्स थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के समय से लेके और 1919 तक कांग्रेस को लाने का जिस भी रूप में है, तो श्रेय किसको जाता है? देखिए उस समय तो, अब श्रेय जो जाता है जो फ्रीडम फाइट में आने का, वो बाद में तिलक वगैरह जाता है। पहले तो तैयब साहब थे और कई लोग थे, एंड्रू साहब थे। तो वो लोग जो है ना, इतने वो ये नहीं थे कि भाई भारत के लिए कुछ कर रहे हैं। जी वो एक राजनीतिक ढांचा, ये भी नहीं कि भारत के खिलाफ काम करे, ऐसा नहीं है, जी। ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में एक राजनीतिक सुविधा से काम होता रहे, ठीक से दिक्कत ना हो, तो जनता और दोनों की एक मेल रहे, उस हिसाब से काम किया। कहीं भी ये नहीं कि देशद्रोह का काम कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं था। अब जब आप कह रहे हैं, जी माफी चाहता हूँ, जब आप देशद्रोह की बात कर रहे हैं तो अक्सर ये विचार आता है कि जो भारत का स्वरूप है, जो राष्ट्रीय पहचान है, वो कमोबेश पहले भी रही थी, स्वाधीनता के पहले भी। इसके बारे में आपका अध्ययन जो इतिहास का है वो क्या कहता है? भारत की पहचान, जी, भारत एक राष्ट्रीय पहचान, जैसे आपने कहा ना कि वो देशद्रोह नहीं कर रहे थे, मतलब आपके अचेतन में ये बात स्पष्ट है कि देश के रूप में भारत की पहचान थी। हाँ हाँ, भारत की पहचान सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में तो सदियों से है। और यहाँ देश दोष मतलब यह कि कोई देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे थे वो, जी कि अंग्रेजों की कोई वैसे कर रहे थे। खाली वो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, तो उनको पॉलिटिकल सुविधा हो जाए काम करने की, और जनता के बीच में लिंक हो जाए, वो काम था। अच्छा। मेरा तो मतलब वो है। जी, अब जब मेरे जैसा विद्यार्थी क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि फ्रीडम फाइट की पार्टी, जी सही जो बात। कि ये शक्ल बाद में ली जाकर के। तो जब मेरे जैसा विद्यार्थी आपके साथ बैठा हो प्रमोद जी, तो प्रश्न ये आ जाता है कि जो आप सांस्कृतिक पहचान कह रहे हैं, उसमें जो भारतीय संस्कृति का प्रवाह है उसको लेकर एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान है। तो उसमें जो मुस्लिम समुदाय है वो उस पूरे स्पेक्ट्रम में क्या उनका उनका स्थान रहता है, क्या रोल रहता है?
क्योंकि जो हम गंगा जमनी तहजीब की बात आजकल बहुत सुनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में आप कुछ बताएंगे? बात यह है कि दो विचारधारा हमेशा चली। जी। एक सेक्शन मुसलमानों को ऐसा था जो बराबर भारतीय संस्कृति के अनुरूप काम कर रहा था, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, जी। चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, या सामाजिक में आना जाना लोगों का था, तो वो मिलजुल कर काम कर रहे थे। जी। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो शुरुआत में जब मुसलमान आए तब मामला दूसरा था। जी। बाद में मुगलों का शासन रहा, अंग्रेज जब तक आए ना, तब तक दोनों में काफी आना जाना शुरू हो गया था, जी। और बहुत से काम मिलकर भी किए गए हैं। तो वो कल्चर में ये तो थी, मुसलमानों का अपनी एक अलग आइडेंटिटी थी। जी। उनका धर्म अलग, उनकी पूजा पाठ के तरीके अलग, उनकी पहचान अलग, जी। पहनावा अलग, वो जी। सब तो था। जी। इन सब के बावजूद भी एक मेल जोल था आपस में, जिसे हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। चलिए, तो उस मेलजोल की बात को थोड़ा और हम आने वाले समय में उसका क्या स्वरूप बन रहा है और क्या बनना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा चिंतन और विमर्श हम करेंगे। पर हम इतिहास के कुछ और पन्नों की तरफ अगर क्रम से चलते हैं, तो हाँ, तो मैं 1920 से। जी, जब आप। 1857 से बात कर रहा था, जी। अंग्रेजों ने एक तो वो काम किया, भारत में एक तरफ समाज सुधार बहुत जोर से होता है। जी। इधर स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब थे। उधर मुसलमान में सर सैयद अहमद साहब, और ये लोग मिलकर के अपने अपने समाज को एक एक नई दिशा दे रहे थे, बदलाव के हिसाब से। जी। लेकिन सर सैयद अहमद साहब का यह मानना था कि अंग्रेज वापस नहीं जाएंगे, अपने को उनका सपोर्ट करना चाहिए। वो कांग्रेस सपोर्ट नहीं करते थे। जी। जबकि सर तैयब जी वो कांग्रेस सपोर्ट करते थे। जी। और 88 में 1888 में यह महसूस किया सैयद साहब ने। एक बात उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। 1888 में वो कहते हैं कि भाई वन कंट्री टू नेशंस, जी। तो वो थ्योरी आती है। लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक मनमुटाव नहीं था, ऐसा कि भाई राजनीतिक फाइट नहीं थी। जी। 1905 में जाकर के वो उन्होंने बंगाल भंग किया, डिवीजन किया बंगाल का। 1900 मुस्लिम लीग खोली, 1909 हिंदू सभा खुलती है, 1900 लखनऊ पैक्ट होता है, 1900 जलियांवाला बाग होता है। उस तक कई बातें होती है। जी। तो बाद में जब ये चीजें बढ़ती है, तो एक जो महत्वपूर्ण पेड़ जो आता है बाद का, जी। वो देखिए इसमें अपने 1920 तक आते हैं। तो 1906 में क्या किया, 1892 में एक चुनाव करवाया था उन्होंने प्रोविंशियल यूपी में। जी। इसमें मुसलमानों की 14% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उनको एक सीट नहीं मिली थी। जी। तो 1906 में आगा खान ने कहा कि साहब ये हम लोग अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग तो एक सीट नहीं मिलेगी, तो हमको अलग से एक इलेक्टोरेट बनाया जाए मुसलमानों का। जी। तब मुस्लिम लीग बना करके मुस्लिम के लिए अलग से एक सीट अलॉट कर दी थी। 5 सीट तो रिजर्व कर दी थी उनकी, 1909 में जो इलेक्शन हुआ उसमें। अच्छा। और 60 में 27 सीटें अलग से रिजर्व कर दी, अलग से वो इलेक्टोरेट बना दिया कि इसमें खाली मुसलमान फाइट करेंगे। अच्छा। एक तरफ 5 सीट दे दी रिजर्वेशन की, 27 अलग से केवल मुसलमान फाइट करेंगे। वो मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग के भी हो सकते हैं और कांग्रेस के भी हो सकते जी। हैं। और बाकी सीटों पे जनरल इलेक्शन, जनरल और ज्वाइंट इलेक्शन, और ज्वाइंट में मुसलमान पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बनाया उन्होंने। और 1916 में जो पैक्ट बना, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, आपस में एग्री किया कि 1/3 प्रतिनिधित्व तो मुसलमानों को मिलेगा सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा। और उनके प्रपोजल के हिसाब से बाकी जो प्रोविंशियल इलेक्शन उसमें मिलेगा। और 1919 में क्या कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने 1909 में तो खाली मुसलमानों का था, और 1900 में सिखों को दे दिया, यूरोपियंस को दिया, एंग्लो इंडियंस को दिया, और इंडियन क्रिश्चियंस को दिया।
वो भी उनका भी अलग रिजर्व कर दिया। फिर 1928 में जो इलेक्शन से बात चली ना, रिफॉर्म की बात चली, तो कांग्रेस ने 1/3 वाली बात जो थी उनको वो नहीं मानी। जी 1932 में कम्युनल अवार्ड आता है, जिसमें उन्होंने वो पहले जो थे मुसलमान सिख वो सब उनके अलावा 3 और जोड़ दिए, फॉरवर्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास और बुद्धिस्ट। जी जब डिप्रेस्ड क्लास की बात आई ना, तब गांधी ने बड़ा विरोध किया इसका, ये तो मुसलमानों को अलग करने की बात आ गई, हम्म जिसे आजकल दलित कहते हैं। जी डॉक्टर अंबेडकर का ने तो होना चाहिए। हम्म फिर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की सहमति हुई कि अपने अपने हिंदू रखते हैं, हिंदुओं में हमको सीट जो है ना तो डिप्रेस्ड क्लास रख लेते हैं, अलग से नहीं करके। तो इस तरह की बातें भी की गई थी, जिसे अपने अलग से ये हुआ था। और उसके पहले 1928 में साइमन आए थे, ये पांच सात मैं लोग जी आए थे। प्रमोद जी एक मिनट, हाँ जी। मैं एक बात और थोड़ा आपसे स्पष्ट इसके बारे में होना चाह रहा था। आपके अध्ययन के अनुसार जैसे मुसलमानों में से आगा खान, उनका नाम आपने लिया और फिर उन्होंने कहा कि हमारे 14% थे पर हमारी सीट नहीं आई, और तो यानी ऐसा एक स्वर था, ऐसी एक आवाज़ थी जो मुस्लिम हितों के बारे में पक्ष प्रस्तुत कर रही थी। हाँ जी। इस समय में जैसे कि उन्होंने जब 27% भी दे दिया, वो चाहे कांग्रेस के हों या मुस्लिम लीग के हों, तो एक तरह से अगर आज आप मुड़कर देखते हैं और ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के हित में से कुछ निकाल के इस तरफ दिया जा रहा था, ऐसा एक दृष्टि बनती है। आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन उस वक्त हिंदू हित के बारे में सोचकर ब्रिटिश सरकार के सामने वो पक्ष प्रस्तुत करने वाला कोई विमर्श, कोई डायलॉग कहीं रहा हो, कोई ऐसा नेता रहा हो, वो आपको आपके अध्ययन के दौरान सामने आया क्या? नहीं, वो क्या है कि उनको ऐसा लगा अंग्रेजों को कि मुसलमान सही कह रहे हैं। वो कहते थे एक तो पहले हम राजा थे हम लोग को, एक अच्छा। तो वैसे हमारा हाथ चला गया, हाँ। तो हमको मिलना चाहिए। तो उनको लगा कि ठीक है मिलना चाहिए, तो कोई बहस की बात ही नहीं। हम्म। अच्छा, अब इसमें ये वाली जो बात है ना, और खास करके हम इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे मैं मुगल काल की अनदेखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले तो ऐसा था ना कि जो थे वो मुगल नहीं थे। तो अब अगर आप ये वाला लॉजिक लेके चलें कि हम पहले राज्य कर चुके हैं, तो वो तो बात हिंदुओं पर भी आ जाती है कि नहीं आती है? नहीं, रिसेंटली जो है दरअसल 300 साल तक तो गुलाम रहा लुटेरों के दौरान। जी 1206 से लेकर के जब तक बाबर आए तब तो लुटेरे थे, आ रहे जा रहे थे। वो तो अकबर आके वहां पे यहाँ पे रहे फाइनली आकर के। ठीक है। तो जब ये कहा जाता है कि हम राज कर रहे थे, तो जो युग बीता है रिसेंटली 100-200 साल, उसी की बात होगी। लास्ट राज कौन कर रहा था? जी जी। उनको लगा ना कि 1206 में हम लोग आए थे हम्म और आज 47 तो 750 साल हो गए, 600 साल हो गए, तो हम राज हमारा चला गया, तो हमको मिलना चाहिए। वरना हम तो हिंदू लोग जो है ना वो बहुसंख्यक है, हम तो कहीं आ ही नहीं सकेंगे पावर में। तो हम्म अंग्रेजों को लगा ये ठीक कह रहे हैं, और कुछ वो चाहते भी थे कि डिवीजन हो। हम्म। अच्छा, ये कुछ जो वो जी क्योंकि देखिए, इसलिए 1906 में जब इकबाल जाते हैं इंग्लैंड, और 1909 में 3 साल बाद वो मुस्लिम लीग के लीडर बन के निकलते हैं। वहां मुस्लिम लीग को अंग्रेज जो है ना बढ़ावा दे रहे थे। जी आपको एक बात सुनकर ताज्जुब होगा कि 1904 में इकबाल लिखते हैं, सारे जहां के अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी तराना है हिंदी, हिंद का तराना। जी और 1909 में लिखते हैं तराना है मिल्ली। जी मिल्ली कहते हैं राष्ट्र को, जी। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत। हाँ हाँ। चीनो है हमारा वो हिंदुस्तान, और मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। हम्म। इसका एक रिकॉर्ड निकला उस जी। कंपनी का, उस समय हाँ हाँ। मेगाफोन कंपनी का रिकॉर्ड निकला। हाँ हाँ। तो ये इकबाल की ये नज़्म दोनों तरफ है रिकॉर्ड के, हम्म। और उस पर लिखा हुआ है कि नेशनल सॉन्ग। जी मेरे एक दोस्त ने फोन किया कुछ दिन पहले, मुझे पता नहीं था। उसने कहा 1912 या 13 में रिकॉर्ड निकली है वो,
कोई जी। प्यारेलाल ने गाई है, इस तरह उसका नेशनल सॉन्ग लिखा, तो ये गाना नेशनल सॉन्ग कैसे हुआ? हम्म। उससे तो बात आजाद था ही नहीं, नेशनल हुआ कैसे? हाँ। तब मैंने कहा यार नेशनल ये साउंड नहीं, ये नाउन नहीं है, यहाँ नेशनल एडजेक्टिव के रूप में है, राष्ट्रीय गीत। हम्म, उस नज्म का नाम ही राष्ट्रीय गीत है। अच्छा। तो इसलिए नेशनल सॉन्ग, तो उस समय रिकॉर्ड निकाली गई थी वो, हम्म। कि मुस्लिम मतलब ये बहाना फैलाने के लिए ये काम उस समय शुरू कर दिया था। हम्म। अंग्रेज चाहते भी थे कि दूर रहे। तो अंग्रेज़ों का अपना एक नज़रिया था, और मुसलमानों की अपनी एक नीति कह दीजिए, या जैसे ये राष्ट्रगीत का, तो उनके राष्ट्र का अर्थ अलग है कहीं, या रहा अच्छा। होगा, वो बात भी है। पर हम भारत के इतिहास को आपके साथ बैठकर जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसे संदर्भ हैं जो लगता है कि आज से बहुत अधिक संबंध रखते हैं। उस क्रम में जो कम्युनल अवार्ड और साइमन कमीशन, ये वाला जो संदर्भ है, वो थोड़ा आप बताएंगे? हाँ, साइमन कमीशन जो है ना, वो 7 लोग आए थे हमारे इंग्लैंड से प्रतिनिधि, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए, जी। किंतु उसमें एक भी भारतीय नहीं था। जी। तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने विरोध किया कि भाई कोई भारतीय नहीं है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जी। तो साइमन का बहुत विरोध हुआ, साइमन गो बैक गो बैक। और लाजपत राय हाँ। जब विरोध करे थे पंजाब में, वहां लाठियां पड़ी, वहीं उनकी मौत हुई थी अच्छा, साइमन अच्छा। की। तो बाद में वो चले गए और 1830 में रिपोर्ट दी थी। वो जो कॉमनवेल्थ अवार्ड से मिलती जुलती रिपोर्ट उन्होंने दी कि इस तरह इलेक्शन होने चाहिए। हम्म। तो अच्छा। प्रमोद प्रमोद जी, आपका यदि अध्ययन इस बारे में हो कि लाला लाजपत राय जी के और महात्मा गांधी जी के बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ हो, और दूसरा, यदि कोई ऐसा संदर्भ आता हो जिसमें लाला लाजपत राय जी की साइमन कमीशन के विरोध में लाठी के बाद में उनका जो प्राण त्यागना हुआ, उसके बारे में गांधी जी ने कुछ कहा हो, ये यदि आपको स्मरण है? ये मैंने ध्यान दिया नहीं इसको क्या जी। था, जी। तो मेरा फोकस उस पर था ना। हाँ। हालांकि लाला लाजपत राय उग्र मतलब उग्र ग्रुप, जो उग्र समूह के नेता थे वो जी। और गांधी जी शांति दोनों दोनों का विचार, दोनों विचारधारा अलग थी एकदम। हाँ। हाँ। इसीलिए मैं खास पूछ रहा था। पर दूसरा संदर्भ ये आता है, जब ये साइमन कमीशन का प्रभाव क्या हुआ भारतीय राजनीति कह दें या भारत की स्थिति पर, और 1937 जो है वो बड़ा एक महत्वपूर्ण बरस भारतीय इतिहास में जो माना जाता है, हाँ, उसके क्या बड़ा क्या, जी, कारण उसके क्या क्या आपको देखिए। लगता है? जी। हाँ, 1937 वाली बात जो है ना, जी। वो वो बड़ी नाजुक बात है। जी। वो बात ये है कि इसमें 1835 1835 के हिसाब से इलेक्शन हुआ था। जी। 1835 हम्म। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जी। उसके अनुसार ये इलेक्शन हुआ। हम्म। तो उसमें साइमन कमीशन ने भी रिपोर्ट दी थी, जी। और कॉमनवेल्थ अवार्ड में जो आया ना, उसमें रिजर्वेशन रख दिया गया था जी। इन सब के लिए, मुसलमानों के, सिख के लिए, बुद्धिस्ट के, यूरोपियंस के लिए। तो मुसलमानों के लिए 482 सीट अलॉट थी 37 इलेक्शन में। जी। उसमें कांग्रेस के लोग कैंडिडेट मुसलमान थे और मुस्लिम लीग के भी थे। तो कांग्रेस ने उस समय 58 सीटों पर लड़ा था। 482 से में 58 सीट कांग्रेस ने फाइट की थी, तो 26 सीट जीती थी, यानी मुसलमान के हिसाब से। हम्म। और जिन्ना को मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी 102 सीट। अच्छा। 482 जो मुस्लिम कोटे की सीट, जी। लेकिन टोटल सीट थी 1771। जी। उससे कांग्रेस को मिली 706 जी। और मुस्लिम लीग को मिली 102। हम्म। तब मुस्लिम लीग ने कहा भाई आप लोग जो है ना, हमको कोयलेस में ले लीजिए। हम्म। उसमें क्या, ये प्रोविंस के इलेक्शंस थे, सेंटर के नहीं थे। जी। तो कई प्रोविंस, बिहार, बम्बई, यूपी, सीपी, उड़ीसा,
इस तरह के जो पंजाब, वहां पे सब इलेक्शन होते थे। जी। ये ये उन इलेक्शन से बात कर रहा हूँ आपसे, वो अलाउ कर दिया था अच्छा अच्छा। ब्रिटेन में। सेंटर का नहीं किया था, प्रोविंस आप लोग मैनेज की। तो अधिकांश प्रोविंसेस में कांग्रेस का पावर आ गया था। जी। तो जब उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस, पंडित नेहरू ने, कि ना हम लोग कॉलेज में नहीं जाएंगे, तो वहां कई लोगों ने ये कहा कि यदि पंडित नेहरू मान लेते इनकी बात, जिन्ना की, जी। तो शायद, अभी नहीं मानेंगे तो इनका इम्पैक्ट खराब आएगा। उस समय कहा हो सकता है आगे जाकर के एक डिवीजन की भावना और बढ़े, उनको मान लेनी चाहिए, पर माने नहीं। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसका विरोध हुआ मुसलमानों द्वारा। अब तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जी। तब पाकिस्तान का जोर पकड़ा, इसका मूवमेंट पाकिस्तान का, हम्म। कि अब तो हमारे पास सिवाय अलग हमारा एक इलाका हो, एक देश हो, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप जब ये जोर पकड़ने लगा? 1937 के बाद। अच्छा। अब एक सवाल, इस मैं एक सवाल आपको, अगर इसके बारे में कहीं अध्ययन में स्पष्टता होती हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों आपस में मित्र जैसे थे क्या? एक समय ऐसा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में भारतीय पक्ष प्रस्तुत करने की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कार्य करते रहे हो, इनकी आपस की केमिस्ट्री के बारे में कहीं कुछ पढ़ने को मिलता है? दोनों का मकसद अलग था। देखिए, जिन्ना का मकसद तो था ये मुस्लिम समुदाय को एक अलग पहचान दिलाना, जी। क्योंकि उनकी लीडरशिप इसी पे बेस्ड थी। जी। और कांग्रेस यह कहती थी कि हमारा उद्देश्य है देश को मजबूत करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है हम्म। उस पर जोर देना। अच्छा। वो उस पर जोर दे रहे थे कि हम देश को आजाद कराना चाहते हैं, कि देश को जो है ना, हम्म। एक बड़ी ताकतवर पार्टी के रूप में कांग्रेस उतरी थी। और 1920 का जो मूवमेंट चला है, उसने काफी काम किया फ्रीडम फाइट के लिए। तो ये कहा कि इंडस्ट्री, उसको पंडित नेहरू जो व्यू दे रहे थे, उनका एक अलग व्यू था, और जिन्ना का एक अलग व्यू था। दोनों का अलग व्यू था, पंडित जी का, उनका। तो अच्छा। इसलिए दोनों का एक मत होना सवाल नहीं था। जी। प्रमोद जी, ऐसे इतिहास जो है उसको हमारे विद्यालयों में जिस तरह से पढ़ाया गया है उसमें बहुत कम लोग हैं जिनको हिस्ट्री में एक्चुअली इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो सिर्फ रटा देते थे कि भाई प्लासी का युद्ध फलानी जगह पे हुआ, इस सन में हुआ था। इसके अलावा उस समय का जनमानस क्या सोचता था, किस तरह से घटनाक्रम को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक थे उनके प्रति लोगों में कोई रुचि जागरूकता थी या नहीं थी, आम लोगों का जीवन क्या, इसके बारे में कम आते हैं। अब ये प्रामाणिक मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ, वो वैसे प्रामाणिक रूप से इतिहास के अध्ययन में वो पुस्तक आती हो या नहीं आती हो, लेकिन एक बहुत चर्चित पत्रकार भी रहे हैं, कॉलमिस्ट, खुशवंत सिंह, हाँ, उन्होंने भी एक किताब लिखी दिल्ली करके। तो कौन सी? उनकी एक पुस्तक है दिल्ली दिल्ली, जो कि बेसिकली दिल्ली। भारतीय इतिहास के बारे में ही बात करती है। अब कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ इतिहास की बातें रखी हैं उसमें, या कभी लगता है कोई कोई बात में उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता का अधिक प्रयोग किया हो, लेकिन फिर भी वो बात करते हुए जो आम आदमी क्या सोच रहा है, यानी राजा की बात नहीं करके, अब इतना सारा मैं ये भूमिका देखिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो भारत था, जब हम 30 समझिए 20 से 47 के बीच वाला आया, तो आम आदमी का मन क्या ये सोचने लग गया था, ये जागरूकता बढ़ गई थी कि हमें स्वतंत्र होना है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के बारे में, मतलब मोटा मोटी क्या आपको लगता है ये जो जिसे हम अब राजनीतिक जागरूकता कहते हैं, या अपने स्वाभिमान के बारे में थोड़ी सी चेतना का बढ़ना, क्योंकि ये सारे जो, मुझे कालखंड से अगर अलग हटा के मैं बात करूं, चाहे भगत सिंह हुए हों, राजगुरु हुए हों, और अन्य जो उग्रवादी नेता माने जाते हैं, उनका होना, और वो सारा भी एक चल रहा था, तो एक तरफ ये कांग्रेस के लीडर्स का चल रहा था। तो आप थोड़ा एक तटस्थ या एक व्यंगम दृष्टि अगर देखें जिसमें आप अपने कवि होने का भी उपयोग करके कुछ बताएं, तो उसकी एक जो धारा के साथ हमारा
हमारी धड़कनों का जो जुड़ाव है वो थोड़ा और खिलने की संभावना रहती है जो कि किताबी दुनिया से या शैक्षणिक जगत की दुनिया से बाहर आके। जी। देखिए, फाइट जो हो रही थी, आम आदमी में यह भावना तो आ गई थी कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। जी। और चूंकि भारत एक ऐसा देश है जब भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति के विचार है, संप्रदाय है, जातियां हैं, तो सबका सोचने का अपना तरीका था। कई लोग तो वो गांधी जी, नेहरू जी की सब पर्सनैलिटी ऐसी थी, खासकर गांधी जी की, उनसे जुड़े। कई लोग तो गांधी जी की धारा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका यह मानना था गांधी जी जो है वो मुसलमानों को जरूर से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और बिना बात कर रहे हैं, और वो अहिंसा वाला क्या काम कर रहे हैं। तो कई लोग विरोध भी करते थे उनका। जी। और वो उग्रवादी की, इससे हमको आजादी नहीं मिलेगी, गांधी जी की अहिंसा से हमको आजादी नहीं मिलेगी, कुछ लोग ये सोच रहे थे। जी। जैसे भगत सिंह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह, ये अपनी अलग एक क्षेत्र में काम कर रहे थे और अपने साथ बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे थे हाँ हाँ। और अपनी जाने जाने भी दिए। ऐसे बहुत से लोग शहीद हुए हैं। जी। मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि बात सांप्रदायिकता की हो रही थी, जी। जी। लेकिन इन शहीदों ने जो काम किया है जी। और आम जनता में बहुत लोग बने, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश की आजादी में। जी। ये लोग तो पावर की बात कर रहे थे, मैं जो बातें कर रहा हूँ पावर की फाइट की बातें हो रही थी। और वो लोग वो थे जिनको ये मतलब ही नहीं है कि हमको पावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, निस्वार्थी है वो पूरा। सत्ता से मतलब ही था उनको। जी। जी। उनका तो एक जुनून था, हमको देश को आजाद करवाना है। और न उनका। उनको ये कि हमको कोई अवार्ड मिलेगा, कि हम पद मिलेगा, का नाम होगा। बस एक देश को आजाद होना है। तो एक वो ग्रुप था जो काम कर रहा था, ऐसे लोग थे। हम्म। और कुछ धार्मिक लोग भी थे जी। जो अपने हिसाब से लोगों को तैयार कर रहे थे, जी। उसमें। ताकि अंग्रेजों की नजर भी उनके न पड़े और वो बीते जग जाए। ऐसा पुनर्जागरण काल भी चल रहा था। हम्म। तो कई तरीके से जो है ना, ये फाइट हो रही थी। तो खाली कांग्रेस की या मुस्लिम लीग की बात नहीं है। कांग्रेस ने किया ठीक है, उसके अलावा बहुत काम कर रहे थे। हाँ यदि हाँ। कांग्रेस अकेला है कहते हमने किया है, तो उनका दावा गलत दावा है। एक बड़ा काम किया है इन फ्रीडम फाइट, नो डाउट, हाँ हाँ। लेकिन और बहुत लोग जो काम कर रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस भी उसी फील्ड के, इनका इनका जो तरीका था काम करने का, गांधी जी, नेहरू जी का, उनको पसंद नहीं था। जी। और उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बड़ा काम किया है। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज तो लोगों ने इतना बड़ा काम किया है कि कहीं भी कम नहीं है। लेकिन चूंकि अपने बात सांप्रदायिक तक कर रहे थे तो मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा था। आपने अच्छा किया चर्चा की, उनको याद करना अपना फर्ज बनता है। जी। और वो लोग थे जिनको मतलब नहीं है ये क्या कर कितने सेपरेट लपटोट है कि कौन कितना पावर लेंगे, हमको पावर चाहिए कितने, उनको मतलब नहीं था इससे। अब ये सारी चर्चा हो रही तो मुझे एक और नाम याद आता है जो कि इन दिनों में उनको पहचान मिली है, वीर सावरकर जी को। तो हम्म। उनका क्या आपको लगता है कि रोल इस पीरियड में रहा है या? हाँ, मैं आगे जिक्र करता, वीर सावरकर जी ने जी। उर्दू सभा जो 1909 में खुली थी पंजाब में, वो उदासीन हो गई थी। जी। तो 1926 में फिर से रिवाइज की, 27 में रिवाइज की उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। जी। तो उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र दर्शन दिया। जी। कोई उस दर्शन से एग्री करे न करे दूसरी बात है, हम्म। पर उनका एक अलग चिंतन था। जी। तो उन्होंने हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट के नाते स्पीच भी दिया था। वो दिया था 1937 में। जी। तो उन्होंने बताया कि हिंदू कौन है, हम्म। पूरा बाकायदा डिफाइन किया उन्होंने हिंदू। उनकी जो तो हिंदू एक तो की एक परिभाषा कौन थी है। वो संकीर्ण नहीं थी। और जब मैं कह रहा हूँ संकीर्ण नहीं थी तो वो जाति और जो ये वर्ग भेद इससे परे उठकर। हाँ, उन्होंने दो शब्द दिए, जी। एक पितृभूमि, एक पुण्य भूमि। हाँ। उनके दर्शन के दो शब्द है। जी। पितृभूमि जिनके माँ बाप यहाँ पे हो, और पुण्य भूमि जो जिनका धर्म यहाँ से जुड़ा हो। जी। जापान और चीन, उन्होंने कहा कि पुण्य भूमि में बाहर से मिलते हैं। जी। दोनों जगह एक, जब बुद्ध गए तो पुण्य भूमि तो है हमारी, चीन की जापान की एक, तो पितृभूमि एक नहीं है। जी। इसलिए जापान चीन हिंदू नहीं है।
और जो मुसलमान है, ईसाई है, जूस है, पारसी हैं, उनकी पितृभूमि तो है भारत, जी किंतु पुण्य भूमि नहीं है। जी लेकिन वैदिक धर्म माने ये वैदिक धर्म वाले जैन, सिख, बौद्ध, इनकी पुण्य भूमि पितृभूमि दोनों है, जी इसलिए वो हिंदू है। जी। ये परिभाषा उन्होंने दी थी और इस हिसाब से वो मूव कर रहे थे। प्रभु जी, एक और प्रश्न है जो कि पता नहीं इसके क्या क्या आयाम निकलते हैं, पर ऐसा कहीं देखने में शायद नहीं आता है कि एक राष्ट्र के कई नाम हो। जैसे आप जब अब बात कर रहे हैं तो आप भारत कहकर संबोधित कर रहे हैं, और हम जब कहते हैं भारत माता की जय तो भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन बहुत जगह पे जहाँ पर आप चाहे पासपोर्ट का फॉर्म भर रहे होंगे या अन्य स्थानों में आप बताएंगे कि आप इंडिया के हैं, और आपकी जो किताब है थॉट्स ऑन रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया है, इसमें भारत नहीं लिखा गया है। और फिर तीसरा शब्द है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान भी वही है। अब हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इन तीनों शब्दों को लेकर यदि हम इसके पीछे के चिंतन के बारे में आपसे कुछ जानना चाहें, और विशेष करके इंडिया के बारे में आप बताइए, ये भारत इंडिया कैसे हुआ है, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में यदि आपने कहीं कुछ पाया हो संकेत तो बताइए। बात यह है कि भारत शब्द जो है ना, जी। वो तो दो बात के भरत से बना है, भरत राजा से। हम्म। एक मान्यता तो ये है, जो हस्तिनापुर के थे भरत राजा, जी और एक ये कि भारत, भा यानी प्रकाश, जी रथ जो प्रकाश में रथ हो। जी। ज्ञान की भूमि। हाँ, एक नाम इसका आर्यवर्त में पड़ा था। जी अच्छा, और हिंदुस्तान नाम पड़ा है मुसलमानों के आने के बाद, जी क्योंकि वो पास में सैक को है बोलते हैं, अपने लोग सप्ताह बोलते हैं, वो लोग हफ्ता बोलते हैं। जी तो वो सिंधु को हिंदू कहा, जो इस इलाके में रहते हैं, सिंधु इलाके, वो हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तान है, अच्छा। यहाँ के रहने वाले हिंदुस्तानी। जी जी तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब हिंदू है, भौगोलिक स्थिति की बात करें, जी क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, जी इसलिए हिंदुस्तान नाम पड़ा। और इसे इंडस वैली कहते सभ्यता, अंग्रेज लोग इंडस से इंडिया कर दिया इन्होंने। जी जब इंडिया की बात करते हैं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया इंडिया पे, वो इंडिया हुआ। जी लेकिन अपने संविधान में प्रियम्बल में भी अजीब तरीके से डिफाइन कर रखा है, इंडिया दैट इज भारत। जी। चलो, भारत लिखने में क्या दिक्कत थी? हाँ, इंडिया दैट इज भारत लिखा है। तो इसमें ऐसा स्पष्ट लगता है कि वो क्योंकि ब्रिटिश गए नहीं थे, वो चाह रहे थे हाँ कि ब्रिटिश का जो रूलिंग की कंटिन्यूटी है उसको एक्नॉलेज करते हुए इंडिया दैट इज भारत ऐसे कहा गया, जो कि आप और मैं इस पे प्रश्न चिन्ह उठा भी सकते हैं और आपत्ति जैसा भी इसको महसूस कर सकते हैं, पर उनका चिंतन का जो ढंग रहा होगा मुझे लगता है ऐसा रहा होगा। हाँ, और ये ट्रांसफर ऑफ पावर था। जी। उन्होंने बात आज भी वो कागजों में हो सकता है, अंग्रेजों के कब्जे में ही भारत हो, कागजों में। अच्छा। मैंने पढ़ा था एक जगह कि अंग्रेजों के कब्जे में भारत था आज भी टेक्निकली। जी। खाली पावर हिंदुस्तान को दिया था अंग्रेजों ने, हम्म। हिंदुस्तान नहीं दिया, हिंदुस्तान को खाली पावर दिया था। तो कई मजबूरियां रही होंगी उस समय, हाँ हाँ। तो इंडिया लिख दिया होगा। अच्छा, लेकिन इंडिया, इंडिया भारत क्या, के लिए सही। जी, इंडिया कैसे बना होगा शब्द, और उसके साथ की कोई कहानियां या कोई ऐसे एनेक्डोट्स आपने सुने पढ़े हों, और जैसे ये दीनिया DINI शब्द है और INDI है, इनके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिमिलर हैं, और इसके बारे में भी कुछ उल्लेख आता है कहीं, जो मैं आपने समझा नहीं रहमत क्या कह रहे हैं। रहमत अली जो हैं उनके। आप वो बता रहा हूँ, वो क्या है कि अच्छा, रहमत अली की बात कर रहे हैं आप। जी। तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिया जो है वो नहीं रहना चाहिए। अच्छा। मुस्लिम लीग इंडिया, इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन अलायंस, जी तो उनका मैं चाहता हूँ दीनिया, नॉट इंडिया। जी। दीनिया दीन धर्म होता है ना इस्लाम का, अच्छा तो उसके लिए दीनिया कहा उन्होंने। अच्छा। अच्छा। तो वो दीनिया जो है ना, वो एक पाक कॉमनवेल्थ बनाना चाहते हैं, पाक कॉमनवेल्थ, जी जिसमें
पाकिस्तान, बंगालिस्तान और उमनिस्तान, मतलब नॉर्थ वेस्ट का इलाका, बंगाल का इलाका और हैदराबाद का इलाका, वो उसमें हो। जी। और वो कहते कि ये नेशनलिज्म जो है ना, इसको अवॉइड कीजिए, माइनॉरिटी को अवॉइड कीजिए और अपने नेशन अलग बनाइए। सिद्दीकिस्तान, फारूकिस्तान, मोमिनिस्तान, मोलपिस्तान, कई स्थान बनाइए अच्छा और उसमें एक जगह हिंदुओं को दी जाए, तो उस दुनिया में हिंदू रहे। अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान मिटा दिया जाए, इंडिया मिटा दिया जाए। अच्छा, ये जो रहमत अली हैं, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप और जानकारी? ये कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट थे, इंग्लैंड में रहते थे और इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट चलाया था, उसके प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट थे। जी। और उन्होंने 1933 में ये शब्द दिया था पाकिस्तान, प्रस्ताव पास किया था। जी। पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया, के फॉर कश्मीर, आई उर्दू में साइलेंट रहता है, एस फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान। अच्छा ये उन्हीं का दिया हुआ है, अच्छा अच्छा। 1933। हम्म। तो ये तो चाहते, बड़ा इनका इरादा था कि ये सारी चीजें मिलकर के एक दिनिया हो, दिनिया नाम का ऑर्गेनाइजेशन। एंड जितने लोग जो है ना, बाकी वो पाक एशिया, इसके अंतर्गत वो लोग आ जाए। जी। इसलिए कहते हैं इंडिया नहीं दुनिया, इंडिया तो खत्म है। हम्म। इंडिया तो मुस्लिम भी क्या, इंडिया इंडियन मुस्लिम मत लगाइए, वो लगाने से आप इंडिया को पूर्ण दे रहे हैं। ये उनका मूवमेंट ये था, रहमत अली। इसको कुछ ट्रैक्शन नहीं हुआ मेरे ख्याल से, इसमें कुछ ज्यादा लोगों ने तवज्जो हाँ, नहीं दी। कोई बात हाँ। तो फूल पकड़ रही है बात, ये हाँ जो अच्छा। बात थी ना। हाँ, पकड़ने लायक थी भी नहीं। और हाँ, ये कांग्रेस के रोल के बारे में जब बात आती है, तो कभी कभी ऐसा रहा क्या कि कांग्रेस की छवि उतनी उजली नहीं रही, और कुछ उनके ऊपर आरोप ऐसे लगे जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण भी रहे होंगे शायद, जैसे कांग्रेस एट्रोसिटीज की या क्या चर्चा होती है? कांग्रेस जो है उस समय, एक तो मुसलमान लोग कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहते थे, जी। जिस तरह आज के बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी कहते हैं ना, हाँ वैसे कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है, हिंदुओं की पार्टी। हाँ। और कांग्रेस ने जब शासन किया प्रोविंसेस में जीतने के बाद, तो जिन्ना ने इल्जाम लगाया कि मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहे हैं, जी। हमारी सामाजिक ढांचे को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी। इंक्वायरी भी की गई उनके ऊपर, कांग्रेस के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम्म। तो कांग्रेस ये भी इल्जाम लगा था कांग्रेस को। और दूसरा, कांग्रेस जो है, ये जो दबाव डाल रहे थे, मुख्य समस्या थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। सारी समस्या वहीं पे आगे हो जाती, एक अलग नेशन की, अलग पहचान की मुसलमानों को। जी। तो कांग्रेस एक तरफ मुसलमान छोड़ भी नहीं पा रही थी, और जो उनके प्रपोजल्स थे उनको स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। जी। ऐसी स्थिति में कई जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है कांग्रेस जी। को। नेहरू ने भी चाहते हो तो गांधी जी जो थे उन्हें कॉम्प्रोमाइज कर दो। ये उनको हो सकता है कि उनको लगा हो कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज का काम नहीं चलेगा, जी। इसलिए कह रहे थे कांग्रेस जो है ना। अब देखिए, जिस तरह ये कैबिनेट कमीशन आया, जी। उसने 3 प्रपोजल दिए थे कि एक तो प्रोविंसेस बना दिया जाए, प्रोविंस इलेक्शन प्रोविंसेस हो, एक प्रोविंस के ग्रुप्स हो, ए बी सी 3 ग्रुप, 2 ग्रुप मुसलमानों को दे दिया जाए, एक हिंदू को दे दिया जाए, और जी। तीसरा सेंटर हो। ये सब बनाया कि भाई ये इलाका मुसलमानों का, यूपी, बिहार, ये इधर पंजाब ये दे दिया जाए, बंगाल का दे दिया जाए, और बाकी दक्षिण भारत है, ये सब जो है ना, ये हिंदुओं का दे दिया जाए। तो जिन्ना तो मान गए, जी। लेकिन नेहरू ने कहा कि भाई ये हमें प्रांतों पर छोड़ देना चाहिए, प्रांत जिसमें जहां से जा सकते हैं। जी। और बाद में सेंटर की कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, वो क्या नहीं तो उस पर छोड़ दिया जाए। तो इसको जिन्ना माने नहीं। जिन्ना, नेहरू और लॉर्ड वेवल वहां गए इंग्लैंड में, किंतु बात बनी नहीं। जी। एक लॉर्ड वेवल ने वादा किया था उनसे, जिन्ना से, यदि कांग्रेस ये प्रपोजल नहीं मानती है तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो मुस्लिम लीग बना लेंगे। क्योंकि बाद में इंटरिम गवर्नमेंट बनी ना, उसके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर
जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जी तो जिन्ना ने इसका विरोध किया। तो उसके पहले बताऊं मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी कि ये मैनिफेस्टो किया इन लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, जी मुस्लिम स्टूडेंट्स ने मैनिफेस्टो, यूपी प्रोविंस के थे ये, तो एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जो किया ना, उन्होंने कहा कि भाई यूनाइटेड प्रोविंस मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 3 बात रखी उन्होंने, कहा वी डिनाई दैट वी आर वन नेशन विद द हिंदूज। अच्छा हाँ, पहली बात। दूसरा, वी डिक्लेयर दैट वी आर ए नेशन नॉट ए माइनॉरिटी। जी नंबर 3 कहा कि वी डिमांड पाकिस्तान इज आवर ओनली डोमेन, only demand, because history justifies it, numbers confirm it, justice claims it, destiny demands it, or posterity awaits it, and by God we will have it. अच्छा Muslims एक unity, प्रमोद जी, we have a whole world। हाँ जी जी, प्रमोद जी, ये एक बार फिर से याद दिलाएं कि ये कौन सी ईयर की बात है, और इसमें हस्ताक्षर करने वाले या इसको ड्राफ्ट करने वालों की अगर कोई कमिटी रही हो या। कमेटी के नाम नहीं मिल रहे हैं, जी लेकिन 1941 में हुआ था ये। 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्रस्ताव पास किया था 1940 में, जी और 41 में ये था कि यूनाइटेड प्रोविंस मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन था, जी उसने पाकिस्तान मैनिफेस्टो करके पास किया था 1941 में। अच्छा, अब एक बार फिर हम अगर आपके साथ चलें स्वतंत्रता से पहले के भारत में, और जो विद्यार्थी वर्ग उस समय रहा है उनके बारे में यदि आप बताएं कि उनके अंदर कोई संगठन जैसी बात थी क्या, और जैसे ये स्टूडेंट मूवमेंट था ये पाकिस्तान के बारे में, तो ऐसे और भी विद्यार्थी संगठित रूप में अपनी आवाज़ उठा रहे हों, ऐसा कोई उल्लेख आजादी के पहले आज़ादी से पहले? वैसा कुछ जिक्र नहीं है। अच्छा, तो ये ये तो जो मूवमेंट ये फ्रीडम फाइट का मूवमेंट तो 1919 के बाद जोर पकड़ा है। हाँ, नहीं नहीं, ये अभी जैसे आपने बताया कि ये अपने पाकिस्तान के बारे में स्टूडेंट मूवमेंट था, तो उसको लेके वो तो सवाल। इसलिए कि जी 1920 से 1937 का पीरियड जो है ना, जी उसमें बीज पड़े पाकिस्तान के। अच्छा 1937 वो फसल होगी उसके बाद बस। जब 1937 इलेक्शन हुआ था ना, वो टर्निंग पीरियड है, वो टर्निंग ईयर था। जी उसमें जब नहीं फिर जोर पकड़ने की बात इसको, इसलिए ये सब मूवमेंट का पहले सवाल नहीं था। हम्म अच्छा अब और एक सवाल ये उठ रहा था कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमान रिप्रेजेंट करती है क्या। हम्म तो जिन्ना ने कहा कि क्या 1927-28 के पास मुस्लिम लीग बहुत कमजोर पड़ गई थी, जी उसके 1000 से मेंबर रह गए थे, और अटेंड कर रहे दिल्ली में 25-30 मेंबर अटेंड करते थे, हम्म और जिन्ना वापस चले गए थे इंग्लैंड, जी उनसे से वापस आए हैं। हाँ हाँ तो नेहरू कहते भाई आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हो, और दूसरी कई जो है ना संस्थाएं हैं वो भी रिप्रेजेंट करती है। जिन्ना का नहीं, हम ही कहते फिर 45 में इलेक्शन हुआ तो मुसलमानों की 30 सीट थी, तो मुस्लिम लीग ने 30 की 30 सीट जीती मुसलमानों की, अच्छा मुस्लिम लीग ने। हाँ हाँ कांग्रेस ने बाकी सीटों पर कोई खास काम किया नहीं था। तब जिन्ना ने कहा कि अब तो हम लोग दावेदार हैं, हम ही जो कहेंगे वो माननी पड़ेगी। आप सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुस्लिम लीग अब वो एक विदेशी बॉडी है, इंग्लैंड वाले कह रहे हैं, तो वो लोग सब उसको विदेशी बॉडी मानते थे। हम्म लेकिन तब तक मुस्लिम लीग के नाते जिन्ना का बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया था 45-46। हम्म पहले तो मुस्लिम लीग बहुत कमजोर पड़ गई थी, बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग होकर सामने आई, और इसलिए उनकी बात जो है वो माननी। 1946 में क्या हुआ कि वो जब ये कैबिनेट कमीशन आई और इंटरिम गवर्नमेंट की बात आई, तो बजाय मुस्लिम लीग के कांग्रेस को बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपना कोई मिनिस्टर भेज दो इसके अंदर। तो लियाकत अली खां को भेजा, तो उनको होम मिनिस्ट्री नहीं दी, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी, तो वो भी नाराजगी थी। और बाद में इंटरिम गवर्नमेंट की शपथ ली है 2 सितंबर को 46 को पंडित नेहरू ने, तो मुसलमानों ने घर पे काले झंडे लगाए हैं। अच्छा उसके पहले जुलाई में मुस्लिम इसने डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर कर दिया। जब कैबिनेट कमीशन फेल हो गया तो डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर कर दिया, फाइट करेंगे।
किसने जिन्ना डिक्लेयर कर ने दिया डायरेक्ट एक्शन? जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने। अच्छा, उसके अंदर तो क्या डायरेक्ट फाइट प्रॉब्लम, किया। उसका मतलब क्या था डायरेक्ट एक्शन का? मतलब अब जो है ना, आंदोलन करेंगे जोर से, चाहे वो वायलेंस, जो आंदोलन है चाहे वायलेंस का ही हो। और 16 अगस्त को यह आंदोलन शुरू हो गया। 16 अगस्त 1946। 46। जी। तो 4 दिन जो है, 16 से 18, 4 दिन जो मारकाट हुई है कलकत्ता में, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से कहा जाता है। अच्छा। करीब 5 से 10 हजार लोग मरे हैं, 15,000 घायल हुए 4 दिन में। उस समय गांधी जी ने आके उपवास किया था वहां बेलियाघाटा में। तो उस आंदोलन के बाद इंटरव्यू शपथ ली है पंडित नेहरू ने। तो बाद में यह हो गया कि अब जो है यह मामला फेल हो रहा है। लॉर्ड वेल ने कहा कि अब तो ऐसा हो नहीं सकता, अब तो ब्रिटिश को ग्रेजुअली बाहर जाना पड़ेगा हिंदुस्तान से। लेकिन उनका फॉर्मूला चला नहीं, और इसको 22 मार्च 47 को लॉर्ड वेल को वापस बुला लिया गया। 23 मार्च को लॉर्ड माउंट बेटन है। अच्छा प्रमोद जी, मैं और ऐसे जी समझने के लिए, और इतिहास का अध्ययन आपने तो अधिक किया है, पर हम अधिकतर जब पढ़ते हैं घटनाओं को, तो सारा श्रेय एक लीडर के नाम रखना पढ़ने वाले के लिए भी आसान है, लिखने वाले के लिए भी आसान है। तो जो मुस्लिम समुदाय था, हाँ उनका मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ में जो राबता रहा होगा, क्योंकि हाँ जैसे हाँ आप बता रहे हैं कलकत्ता में जो हिंसा हुई, तो जी। इस तरह की हिंसा के पीछे जो लोग रहते होंगे, वो सारे क्लोज कोऑर्डिनेशन में होंगे जिन्ना जी के। ये आवश्यक है भी या नहीं भी, दोनों बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और दूसरा आप बात यह है अपने। कि जी। जो लीडर्स होते हैं ना, नाम नाम तो नहीं कहेगा, हाँ। अच्छा और खराब भी हो। तो हम्म, सोहरावर्दी जो नाम बड़ा आया था यहाँ पे दंगा फसाद हुआ था, हाँ। उसमें सोहरावर्दी ने काम ज्यादा किया था, मारकाट। अच्छा। बाद में पाकिस्तान के वो शायद प्राइम मिनिस्टर बने थे अच्छा। यहाँ 65 में। हम्म। तो सोहरावर्दी का रोल बड़ा था। तो आप, अब मैं बिल्कुल एकदम अनौपचारिक आपसे बात करूं, तो आपने बहुत तैयारी की है और आपके आसपास कुछ अखबार कागज बिखरे हुए से हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि आप उसको सही सही अपने सामने ले रहे हैं। इसी तरह हम भी आपके साथ बैठ के कुछ घटनाओं के और जो साथ जुड़े हुए संदर्भ हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक, जो डायरेक्ट एक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं इसलिए मानता हूँ, क्योंकि मुझे हाल ही में जो कश्मीर में हुआ, उसकी घटनाएं याद आती हैं, और एक अमुक तिथि को ऐसा ऐसा होगा, ऐसा एक कॉल याद आता है। तो ऐसा लगता है कि एक आपस में इंटरनल नेटवर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ वायलेंट एक्शन वॉज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। तो उस समय हिंदू समुदाय में क्या उसकी रिएक्शन रही होगी, वो प्रतिक्रिया जैसा कुछ कलकत्ता में विशेष करके हुआ हो, इसके बारे में कुछ आपने पढ़ा सुना? हाँ, बात है कि बहुत डर गया था वो, कि कोई प्रोटेक्शन नहीं था, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन था नहीं, हम्म। और वो इतने संगठित में नहीं थे। जी। गीता प्रेस में कल्याण का एक अंक निकला था 1946 में, अच्छा। किलिंग पे। हम्म। उसको अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया। तो उसकी कॉपी उनके पास रिकॉर्ड में है। तो जब वर्णन पढ़ते हैं ना, तो हिंदू समाज तो बहुत बुरा डर गया था पूरी तरह। और ग्रेटर किलिंग के उसी का इफेक्ट था कि पटेल वगैरह ने कहा कि अब मामला संभलेगा नहीं। हम्म। जिस तरह विरोध तो उतारू हुए हैं, जी। तो हिंसा और बढ़ेगी। हम्म। क्योंकि सरकार का मानस यदि स्ट्रोंग होना, तब तो चीजें कंट्रोल में आ जाए। हम्म। तो उनका कि एक बार अंग्रेज है ना, वो यहां से जाएं, पाकिस्तान बनता बनने दें। हम्म। राजगोपालाचारी की भी यही राय थी, उनकी भी, राजगोपालाचारी जी जो है, चक्रवर्ती राजगोपाल, उनकी भी यही राय थी। पंडित नेहरू की भी यही राय थी कि एक बार जाए बाहर से, तो फिर हम कर लेंगे ठीक। तो ये कैरेक्टर किलिंग का असर बहुत है पाकिस्तान के निर्णय में। हम्म। ताकि अब चीजें कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, हिंसा बढ़ेगी, लोग मरेंगे, क्या फायदा है। अब देश के एक बार दो टुकड़े कर दिए जाए। तो मुझे ऐसे, अगर मैं रेडियो में काम करता रहा हूँ प्रमोद जी, जब इस तरह की संदर्भ आते थे,
तो वो सारंगी का और गंभीर संगीत बजने लग जाता था। तो उस तरह का एक गंभीर सा संगीत मुझे सुनाई दे रहा है अपने भीतर। उसमें दर्द भी है, चीख पुकार भी है इतने निर्दोष लोगों के मारे जाने की। उसके साथ साथ एक आक्रामक किस्म का जो उत्साह रहा होगा कुछ लोगों में, जिनको इस तरह खून से होता हुआ पाकिस्तान बनता दिखाई दे रहा था। और जो दृष्टिकोण आपने बताया पंडित नेहरू या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उन लोगों ने जो स्थितियां देखी और उन्हें लगा कि अलग होना ही बेहतर है, पर उसके बाद में जिस तरह से अलग हुए उसमें ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हुई नहीं, क्योंकि धर्म के आधार पर पूरा विभाजन तो हुआ नहीं। अब इस तरह की बात करना भी ऐसा लग जाता है कि आप भारतीय अस्मिता के विपरीत बात करो, जबकि ये इतिहास के साथ एकदम जुड़ी हुई कड़ी है। पर इस संदर्भ में मैं ये और आपसे जानना चाहता हूँ, यदि इसके बारे में कुछ स्पष्ट कहीं उल्लेख मिलता है, जो कल्याण का अंक जिसके बारे में आपने कहा कि वो अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था, तो बाद में तो भारत स्वाधीन हो गया, तो वो कभी छपा क्या वापस या पब्लिक में आया नहीं? वापस छपा नहीं। तो वापस कल्याण का जो अंक जिसका उल्लेख आपने किया प्रमोद जी, उसमें अगर इस डायरेक्ट एक्शन के बाद कलकत्ता में जो एक प्रकार से नरसंहार हुआ, हिंदुओं के बड़े पैमाने पर जो हत्याएं, उसके बारे में लिखा गया है, वो कल्याण का जो मूल कलेवर है, जो कि सिर्फ धार्मिक और जो पौराणिक संदर्भ हैं उनको लेकर ही लिखता रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी अलग सी बात है, क्योंकि बाद में भी कभी नहीं लगा है कि कल्याण ने इस तरह की पत्रकारिता की होगी घटना, पर चूंकि ये धर्म से सीधे जुड़ी हुई बात थी इसलिए शायद हाँ, उन्हें आवश्यक इसीलिए लगा हो। जी। हिंदू हिंदू लोग हिल गए थे पूरी तरह। जी। एक तो कई जगह कांग्रेस जो है ना, वो अपने बातों से फिर रही थी। 1/3 दिया, 1937 में लिया नहीं। फिर 1946 से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, रेवेल ने कहा था कि भाई मुस्लिम लीग को देंगे, उन्होंने कांग्रेस दे दिया। तो खाली एक तरफा ही गलती नहीं थी, जी। तो मामला कई तरफ था। अच्छा तब प्रोमो ये जी। देखा गया कि हाँ। अब कोई उपाय नहीं है। हाँ। तो दूसरा बात है, 15 अगस्त 1948 को पार्टीशन होने के बाद थी। प्रभु जी एक मिनट, 47 एक साल पहले हुआ। हाँ प्रभु जी एक मिनट, ये वाला जो 40 से 50 का कह दीजिए 47 तक का कालखंड है, इसमें थोड़ा सा फिर चलते हैं। यदि आपके अध्ययन में कुछ ऐसा आता है, देखिए आपके घर में अगर छोटा सा उत्सव होता है, अगर किसी ने एक निर्णय लिया है कि वो एक शहर से दूसरे शहर जाएगा, तो बहुत तैयारी करनी होती है, वो करते भी हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो अब यहाँ एक राष्ट्र निर्माण की बात है और साथ में राष्ट्र के विभाजन की भी बात है। बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द है, चिंताएं हैं और अनिश्चय की आंधी जैसी है। तो इसके बीच में कुछ ऐसे मन रहे होंगे जो अपेक्षाकृत शांत होकर ये सोच रहे होंगे कि करेंगे कैसे, क्या करना है। ऐसे जो नेतृत्व वाले भी रहे होंगे और दूसरे ये भी रहे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अब अवसर है कि मैं अपने अहंकार को थोड़ा पोषित करके अमुक पद तक पहुंच जाऊं या जो भी स्वार्थ सिद्धि कर पाऊं। तो ये सारे लोग रहे होंगे। इनमें से कुछ का नाम लिए बिना, कुछ का नाम लेके, जिसकी जो भूमिका आपको लगता है कि आपके अध्ययन में आपके सामने आई, क्योंकि ये तैयारियां क्या हुई, क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई। अंग्रेज गया लेकिन एक साथ गया नहीं था, वो काफी समय तक यहाँ पर बने हुए थे। जो वायसराय थे वो एकदम चले तो नहीं गए थे। तो ये सारा जो पीरियड है इसके बारे में आप कुछ बताएं। बात यह कि ये तो शुरू से अंग्रेजों ने सोच रखा था कि हमको इनको डिवाइड करके जाना है। अच्छा। ये तो डायरेक्ट बोलते नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग को फंडिंग इंग्लैंड में वही कर रहा था। हम्म। और यह बार बार आती है कि नेताजी तक ने लिखा है कि भाई मुस्लिम लीग एक फॉरेन बॉडी है, हम्म। यहाँ तक कह दिया था उन्होंने। जी। तो लेकिन वो इतनी पावरफुल हो गई थी, तो कुछ लोग तो थे कि भाई पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। जी। लेकिन आवाज जो 2-4 लोगों की चलती थी, हम्म। ज्यादा पावरफुल पंडित नेहरू थे जी। और सबसे ऊपर महात्मा गांधी थे। जी। शुरू में पटेल वगैरह फेवर में नहीं थे, पार्टीशन के बाद में वो भी फेवर में आ गए हम्म। कि इतनी हिंसा बढ़ रही है, पता नहीं कितने बनेंगे।
तो कर लिया जाए। एक जगह अब्दुल कलाम आजाद साहब लिखते कि मैं पार्टीशन शो में नहीं था, जी। लेकिन आसिफ कृपलानी कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग में कभी ऐसा नहीं कहा, वो ऐसा कहते हैं। जी। तो कुछ लोग, अब गांधी जी कहते हैं कि पार्टीशन होगा तो मेरी लाश पे होगा, तो जी। लोगों ने कहा पार्टीशन तो हो गया। हाँ। बोले भाई मैंने तो बहुत मना किया, हम्म। तो सभी लोग राजी हो रहे थे, कहो तो मैं मर जाऊं और तो क्या कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन हाँ। हाँ। पार्टीशन तो हुआ है ना। हाँ। हाँ। और नेहरू, बाद में ये भी कहा कि नेहरू पटेल जिस तरह से चला रहे हैं सरकार, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, हम्म। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर मैं देश को कोई विकल्प दे नहीं सकता हूं, हम्म। इसलिए मैं इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, हम्म। ये भी कहा उन्होंने। तो कुछ लोग फेयर में थे। अब वहां पर जब फेयर नहीं फेयर की बात ही खत्म हो गई थी, हम्म। वहां इतनी ऐसा माहौल बन गया था कि सिवाय पार्टीशन के कोई उपाय नहीं था। जनता से किसी से पूछा नहीं कि वोटिंग तो हुई नहीं कि हम पाकिस्तान बना लें क्या, जैसे कि दो टुकड़े कर दें क्या, हाँ। हाँ। जनता जनता से पूछा नहीं किसी ने। तो नेताओं की आपसी बातचीत थी ना। अच्छा, प्रमोद जी, यदि और एक, मुसलमानों वो लोग थे जो जमींदार टाइप के, जो पावरफुल लोग थे, वही सारा मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे हम्म, मोटा मोटी। अच्छा प्रमोद जी, ये बात बहुत बार किताबों में भी आई है, इसके बारे में बहुत लिखा भी गया है। विभाजन जब हुआ तो दोनों तरफ बहुत लोग मारे गए। पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशों से भरी हुई गाड़ियां आई, और यहाँ से जाने वालों के साथ भी अ, कईयों के साथ बहुत बुरी भी थी। लेकिन हम भारत में रहने वालों को ज़्यादातर जो सुनने को मिलता है उसमें निश्चित रूप से हिंदुओं की पीड़ा, दर्द और उनके साथ जो नरसंहार हुआ उसके बारे में अधिक सुनने पढ़ने को मिलता रहा है। पर इससे अलग हटके कोई ऐसा था कि जो ये पहले से देख सकता हो कि विभाजन होगा, इसका मतलब ये निश्चित रूप से होना है, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन और एक तरह का, जब आप धमकी के साथ कोई कार्य हो रहा हो, धमकी भी कलेक्टिव धमकी के साथ, एक भय कि अब तो नहीं ठहरेगा, जैसे कि आपने बताया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी और पंडित नेहरू, और उनका ये मानना था कि जिस तरह के हालात हो गए हैं तो दो राष्ट्र बने बिना चलेगा नहीं। यहाँ तक की बात को लेके फिर ये वाला जब निर्णय होता है कि भाई वो तो धर्म के आधार पर रहे हैं, लेकिन हिंदू वहां भी रह जाओ और मुस्लिम यहाँ भी रह जाओ, तो फिर अलग मतलब अभी इतने कालखंड बीतने के बाद जब मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर अलग होने का औचित्य जो था, मूल में जो बीज था, वो सिद्ध नहीं हो रहा है। ये चलो ठीक है, आज को लेके हम पलटने नहीं की बात भी नहीं करें, लेकिन उसके बारे में किसी ने सोचा तो होगा ना उस वक्त कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग इस फेयर में थे, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा कि अम्बेडकर भी थे कि भाई जब बन गया है तो हिंदू यहाँ रहे, मुसलमान वहां चले जाएंगे। जी। और एक बड़ा कंफ्यूजन था। एक तो एक साल पहले हो गया, 48 को हो गया। जी। दूसरी सेना इतनी, जो मिलिट्री थी या जो अपनी पुलिस पुलिस थी या जो भी थी, वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लोगों में कंफ्यूजन था कि सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे क्या, सारे हिंदू भारत में आएंगे क्या। कई लोग नहीं भी जाना चाहते थे, पर उनको लगा कि हमको जाना पड़ेगा पाकिस्तान, जाना ही है सब मुसलमानों को, तो वो जा रहे थे। कुछ लोग डर से जा रहे थे हमारा क्या होगा, कुछ हिंदू वहां से आ रहे थे। तो एक तरह से बात स्पष्ट नहीं थी कि सारे हिंदू ट्रांसफर हो, कि लोग ये समझ रहे कि सब हिंदू को जाना है पाकिस्तान से, और यहाँ हिंदू से मुसलमानों को जाना है। लोगों के मन में ये बात थी, जी। तो हर लोग जा रहे थे। वो हम्म। सीमाएं तय नहीं की गई थी, बाउंड्रीज जो थी वो तय नहीं हुई थी कि कहाँ का कौन कौन से ऐसा कहाँ का पाकिस्तान को मिलेगा, क्या वो बाउंड्री तय नहीं हुई थी तब। अरे ये तो आप कह रहे हो, मुझे समझ में भी आ रहा है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल है, कोई निर्णय हाँ लेने की स्थिति में है नहीं। लेकिन जब तक सीमाएं नहीं तय होंगी तब तक आने जाने के बारे में भी अस्पष्टता रहेगी ना, कि कहाँ जा रहा है, कहाँ तक हाँ पाकिस्तान की सीमा है, कहाँ तक हिंदुस्तान की सीमा है। तो ना, इसका निर्धारण तो नहीं, हुआ कैसे फिर फाइनली। तो बहुत अचानक इतनी जल्दबाजी में, एक साल पहले क्या मजबूरी थी उनकी, किया उन्होंने ये बात पढ़ने उन्होंने क्यों किया। ये तो यह हो सकता है कि अंग्रेज लोग इतने कमजोर हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
तो अपने कहते हैं आजादी ली, तो आजादी बहुत मेहनत की अच्छी बात है, पर ठीक है, अंग्रेज की खुद की मजबूरी भी हो गई थी। हम्म। अपनी फाइट तो थी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार को बहुत कमजोर हो चुके थे जी। इकोनॉमिकल, जी। तो उनको भी जल्दी से छुटकारा पाना था यहाँ से। तो ये हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो कि जल्दी आ जाओ, जी। वो इस लायक न रहे कि और एक साल चला सके भारत को। ये भी एक कारण हो सकता है। हम्म। अच्छा तो कई प्रमोद जी। मजबूरियां थी उसमें, जी। लेकिन ये मारकाट इसीलिए हुई कि प्लांट में काम नहीं हुआ। हम्म। जो काम एक साल बाद होना है, इतना बड़ा काम, 23 मार्च को माउंट बेटन आते हैं 43, और 15 अगस्त को डिवीजन हो जाता है, हम्म। 5 महीने के अंदर। हाँ। तो ये कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। क्या वो कितने बड़े शासक रहे हो, कितने इंटेलिजेंट लोग रहे हो, हम्म। पर एक आम आदमी के साथ सोचे तो देश के 2 टुकड़े हो रहे हैं और 5 महीने आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये तो उन लोगों के निर्णय कान जनता को मरना पड़ा है। हम्म। बेकसूर लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको बता दिया जाता, ठीक से ट्रांसफर कर दिया जाता, तो मारकाट नहीं होती। हम्म। अच्छा प्रमोद जी, एक थोड़ा सा यदि आपने अध्ययन किया हो लॉर्ड माउंटबेटन के बैकग्राउंड के बारे में, उनके पंडित नेहरू जी के साथ संबंध के बारे में, उनके ऊपर इतने बड़े उत्तरदायित्व को सौंपने के पीछे जो ब्रिटिश सरकार की या क्वीन की मनसा रही होगी, और उसके बारे में लॉर्ड माउंटबेटन के संदर्भ में जो कुछ आप बता सकते हैं तो कृपा करके बताएं। ये पढ़ने में आया कि पंडित नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन से बहुत प्रभावित थे। जी। आचार्य कृपलानी लिखा है कि जब बात आती थी कि माउंटबेटन के पंडित नेहरू का क्या विचार है हम्म। अपने इस मुद्दे पर, जी। तो हम लोग कहते माउंटबेटन से पूछ लो, वही पंडित नेहरू का हो। ये आचार्य कृपलानी लिखी है बात। अच्छा। तो इतने प्रभावित थे। हम्म। हम्म। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब वो मिसेज बेटन थी ना, लॉर्ड बेटन, लेडी माउंट बेटन, तो उनका भी प्रभाव पंडित नेहरू पे था। जी। उनकी बात पे टालते नहीं थे वो। तो इनका भी रोल रहा है। लॉर्ड लॉर्ड तो ये पंडित नेहरू का लॉर्ड माउंटबेटन से प्रभावित होना, इसका भी निर्णयों पे असर पड़ा है, ऐसा आचार्य कृपलानी के लेख में भी, इस किताब में भी वो लेख है, पहले वॉल्यूम में लेख हूँ उनका। जी। जी। सब उनसे प्रभावित थे पंडित नेहरू। अच्छा प्रमोद जी, ये पता नहीं कितना संदर्भ से जुड़ी हुई बात हमारी कि नहीं, पर हम आज की बातचीत को भारत के इतिहास के साथ चलते हुए भारत की स्वतंत्रता के द्वार तक पहुंचकर जब विराम देंगे, उससे पहले भारत के बारे में बहुत विस्तार में चर्चा न भी करें तो यह है कि वो अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ तो था, और जो अलग अलग राजा थे वो राज्य कर ही रहे थे। तो वो इस सारे परिदृश्य में क्या अपनी भूमिका देख रहे थे, तलाश रहे थे, उनका जो अनिश्चय रहा होगा उसने भारत की राजनीति पर क्या कुछ असर डाला, या वो एकदम हाशिए पर चले गए, तो इसके बारे में कोई, और किसी ऐसे रियासत के राजा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं के साथ में विशेष रूप से संपर्क में संवाद करते रहे होंगे, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा यदि आप बताएं तो। देखिए, राजा लोग जो थे रियासत में, उनको ये तो समझ में आता है कि दुनिया बदल रही है जोर से, जी। माहौल बदल रहा है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक माहौल हो रहा था, जगह जगह डेमोक्रेसी आ रही थी कंट्रीज में, रजवाड़ा युग जा रहा था। अब आपको किस तरह मिलना है, कैसे मिलना है, सवाल वही था। जी। अपने एक तो हैदराबाद के राजा थे, नवाब थे, तो वो उनको बड़ी मुश्किल से बाद में पटेल ने मिलाया, भारत में जूनागढ़ को मिलाया। राजस्थान में करीब 46 रियासतें थी, उनको प्रीव्यू पर सब दे करके उनको मिलाया। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि पूरे हालात बदल चुके थे। अब वो अपनी अपनी रियासतों में रह के चलाते, वो बात एकदम आउटडेटेड हो चुकी थी। जी। वो मिल जाए, इसमें उनका भी भला था और देश का भी भला था। तो इसलिए वो दो एक वक्त जोर जोर से बदला ना, तो सब बदल गया उसमें।
क्या जो बदला? नहीं बदले, हम्म। जब हैदराबाद का नवाब नहीं बदलना चाहते थे, हम्म। उन्होंने वो पटेल ने अपने हिसाब से उनको टैकल किया। जी। जी। तो हमने जिस तरह से भारत की स्वाधीनता के इस क्षण तक आपकी बातों के साथ जो यात्रा की है प्रमोद जी, उसको उसको विराम की तरफ अभी आज के सत्र में ले जाने से पहले मैं आपके साथ उन सब शहीदों के लिए और उन सब निर्दोष भारतीयों के लिए आपके साथ में और हमारी जो दर्शक सुन रहे हैं उनके साथ संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ अपनी प्रार्थना भी व्यक्त करना, रादर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इतने संघर्ष के बाद में इतने सपनों को लेते हुए और जिसमें कई लहूलुहान दृश्यों का साक्षी बनते हुए जो भारत माता स्वाधीनता तक पहुंची हैं, उसके बाद अब जिस भी स्वरूप में हम हैं उसमें काफ़ी सारे घटक हैं। कुछ ऐसे घटक हैं जो हमेशा हिलते रहेंगे ऐसा लगता है इतिहास को देखते हुए, पर इतिहास को देखकर उसकी अनदेखी न करते हुए यदि हम समझदारी से समन्वय रखने के बारे में और अधिक गहराई से और निष्ठा से सोचें और ये भी सोचें कि मानवता सर्वोपरि है, वो भाव लेके, तो वो सारी बातें मैं आपके साथ ऐसे कह गया हूँ भाषण की तरह, लेकिन लेकिन हमारी बात का जो उपसंहार है वो ये जो पार्टीशन हुआ उसके बाद में जो लोग हमारे नेतृत्व पर थे, जिसमें पंडित नेहरू निश्चित रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने जो सपने देखे किस तरह से भारत का निर्माण करना, और उनमें कुछ कमियां हम आज देख सकते हैं, पर इसका तो श्रेय दिया जाना चाहिए उन सबको कि उन्होंने वो उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। पर अभी समापन से पहले अगर आपको ऐसा प्रश्न आए कि दो ऐसी बातें आप बताएं, उसमें चाहे पंडित नेहरू जी के नाम से या जो हमारे स्वाधीनता के समय नेतृत्व जिसमें और भी लोग शामिल रहे होंगे, उनकी आपको लगता है कि उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया, जो कि प्रमोद शाह जिसने कि थॉट्स ऑन रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया के 3 वॉल्यूम को एडिट किया है, उसको लगता है नहीं, दिस वाज द वे, ये बहुत अच्छा किया। इसी तरह से इसके पलट दो ऐसी बातें जो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं करते तो अच्छा था, ये आप यदि समापन हम इससे करें, पहले दो अच्छी बातें। दो बातें बताऊंगा आपको मैं। जी। उसके पहले दो चीज समझ लें जी। तो हमको आज का माहौल भी समझने में सुविधा होगी जी। कि हम आगे कैसे बढ़े। एक तो क्योंकि जिन बातों को लेके पार्टीशन हुआ था वो बातें खत्म नहीं हुई है, आज भी जिंदा है वो बातें। जी। तो डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने कहा था कि भारत विभाजन के गुनहगार, उनका लेख है, अच्छा। उन्होंने 8 लोगों को गुनहगार माना है। हम्म। वो समझ में आ जाए ना तो आगे की रूपरेखा ठीक हो जाए। एक तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार का जो कपट था, जी। धोखाधड़ी, जी। वो धोखा काम आया, वो काम कर रहा था। हम्म। और एक कांग्रेस कांग्रेस को जो रोल करना चाहिए था वो कर नहीं पाई। जी। एक वो हिंदू मुस्लिम दोनों में जो प्रत्यक्ष स्थिति थी भारत की वो देख नहीं पाए हिंदू मुस्लिम। और एक जनता में दृढ़ता और सामर्थ्य का अभाव था। एक गांधी जी की अहिंसा थी, उसको भी कान माना उन्होंने। जी। एक मुस्लिम लोगों की फूट नीति है, कौन सी नीति? उसको कहा मुस्लिम की फूट नीति, मुस्लिम फूट। समाज की अच्छा। फूट अलग अलग उनकी नीति, हम्म। यह माना है। एक ये कि भाई जो अवसर मिले हमको उसका हम लोग फायदा नहीं उठा सके उनका। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हिंदुओं का अहंकार, ये 8 बातें राम लोहिया ने कही। ये 8 बातें भी गौर करने लायक है। इन 8 बातों पर गौर करेंगे तो हम एक संतुलित व्यू जो है वो ले सकें। प्रमोद जी, इसमें मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, उन्होंने गांधी जी की अहिंसा को भी क्या कहा? हाँ,
उन्होंने कहा कि गांधी ने अहिंसा, इनका मतलब है कि अहिंसा को रखने लिए गांधी ने कई कॉम्प्रोमाइज किए जो कि नहीं करने चाहिए थे। लोहिया जी कौन सा। हम्म। अच्छा, एक दूसरी बात जो कह रहा हूं मैं, जी 750 साल बाद भारत ने एक नई रोशनी देखी। देखिए, 1206 से लेकर ये 1556 तक 300, 350 साल का पीरियड जो है ना, वो तो एक अलग है। वो तो लिटरो का पीरियड है, जी जिसमें आप देखें कि गुलाम वंश था, खिलजी जी वंश था, जी तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सब लुटेरे थे, आए और चले गए। पूरे भारत को कभी भी इन्होंने पूरे भारत पर शासन नहीं किया था। जी तो भारत पूरे तौर से गुलाम नहीं था। तो वो अकबर जब आए हैं 1556 में, 50 साल शासन किया। उस समय भारत को, उन्हें पूरे भारत पर शासन किया। हालांकि मेवाड़, तब भी मेवाड़ पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे, मेवाड़। तो ज्यादा मजबूती जो थी अकबर के 1556 से लेकर 1705 तक औरंगजेब, ये जो पीरियड था ना, एक ये पीरियड था। बाद 150 साल का पीरियड था 1707 से 57 तक, वो एकदम अराजकता का दौर था। अहमद शाह अब्दाली था, नादिर शाह था, वो दौर गुजरा है। और बाद में अंग्रेज आए। ये सब यात्रा करने के बाद भारत आजाद होता है और वहां पहुंचता। तो इन दौर पे भारत पे क्या गुजरी, अलग लुटेरों का दौर था, मुगलों का दौर था और अंग्रेजों का दौर था। तो भारत को में क्या क्या चीजें पनपी, भारत ने क्या देखा, एक तो उसका अध्ययन किया जाए। जी और एक हमने ये पार्टीशन हुआ, उसमें क्या क्या गलतियां हम लोगों से हुई, वो देखा जाए। जी तब हम आगे रूपरेखा तैयार करेंगे तो किस तरह अब जो माहौल है उसको ठीक किया जा सकता है। मैंने जी उसमें लिखा किताब में, दो बातें जो आपने कही ना, मेरी दो बातें ये थी जी कि भाई ये सही है कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की बात कही थी, लेकिन उनको तो गए आज 70-75 साल हो गए, अब हम क्यों लड़ रहे हैं? जी अब क्यों लड़ रहे हैं? हाँ हाँ अब वो कौन लोग हैं जो लड़ा रहे हैं? जी यानी जी अंग्रेजों की जो मानसिकता थी वो आज भी कायम है। हम्म। यानी कि जो सत्ता में है, जो राजनेता है, हम्म उनको लड़ाने में मजा आता है। उनको लगता है यार अच्छा हथियार है। हम्म। तो वो प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई है। बात अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते। अब अंग्रेजों के दोष से बाहर आना पड़ेगा अपने को, कि वो काम आजाद भारत भी कर रहा है। जी जी और नंबर दो, हाँ जिन कारणों से देश का बंटवारा हुआ था, हाँ हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट, ये सब बातें जो थी हम्म अपने पहचान की, वो बातें आज भी होती है। हम्म। हमको इसी तरह झगड़ा करना था तो देश के दो टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? जी जी ये झगड़ा एक रात साथ रह भी कर सकते थे। हाँ हाँ तो ये इन प्रश्नों के उत्तर भी खोजना जरूरी है। एक मैंने ये अनुभव किया कि जब दो देश बन गए जी तो जिन्ना कुछ सेक्युलर होना चाहते थे। जिन्ना के जो भाषण थे हाँ हाँ वो कट्टरवादिता की ओर नहीं थे। अच्छा जिन्ना जिंदा रहते, एक साल रहे वो, 1-1.5 साल रहे वो जिंदा रहते, तो हम्म पाकिस्तान में इतनी कट्टरवादिता नहीं आती। हम्म। और पटेल जिंदा रहते तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की ये परिभाषा नहीं होती। जी तो जिन्ना के नहीं रहने से पाकिस्तान कट्टरवादिता की ओर बढ़ गया और पटेल के नहीं रहने से हिंदुस्तान अति धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ गया। जी तो बहुत ये अति हम्म ये दो बात देखने की, दो पावरफुल लीडर, उधर जिन्ना का जाना, हम्म इधर पटेल साहब का जाना, जिन्ना साहब उधर, जिन्ना साहब पटेल साहब दो का जाना जो है ना, ये हम्म ठीक नहीं। ये इससे बड़ी नीतियां बदली है। हम्म। अब जो है आज के हालात में, देखिए, हम लोगों को साथ रहना, मैसेज ये है जी कि साथ रहना है तो एक दो समझ करके किस तरह साथ रहें, वो कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ भारत के इतिहास को समझने की रही है।
और भारत विविधता से परिपूर्ण देश है और इतनी समृद्ध विरासत जो भारत की है, तो उसी प्रकार से भारत का जो इतिहास है उसको भी समझने के लिए और अधिकाधिक अध्ययन की आवश्यकता रहती है। मैं आपको बहुत आभार, धन्यवाद। आपने ये जो थॉट्स ऑन रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया के 3 वॉल्यूम प्रकाशित किए हैं उसके लिए भी देना चाहता हूँ प्रमोद जी। और मैं आज की बातचीत का समापन करने से पहले कुछ अंश आपकी इस पुस्तक में जो हिंदुस्तान राष्ट्र है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का जो आलेख आपने छापा है उसका ये अंश है जिसमें वो स्वयं एक्चुअली कोट करते हैं विंसेंट स्मिथ कृत अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा गया है, हिंदुस्तान की संस्कृति संसार के सब देशों से कई बातों में भिन्न है, पर हम उसे मनुष्य जाति के सामाजिक और बौद्धिक इतिहास का एक स्वतंत्र भाग समझें तो कोई हर्ज नहीं। हिंदुस्तान में ऐक्य की भावना इतनी प्रबल है कि कोई देश के अलग अलग टुकड़े करना चाहे तो समस्त भारत उसका तीव्र निषेध करेगा। इतना ही नहीं, इस भाव के मूल इतने गहरे बैठ गए हैं कि जातीय तत्व पर प्रांत को विभाजित करने की सूचना अनेक भारतीयों को उस फूट डालने वाली युक्ति मालूम होती है। सारांश यह है कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं है, ये सिद्धांत भ्रामक और निराधार है। इसमें वो आगे लॉर्ड एक्टन को कोट करते हुए कहते हैं, लॉर्ड एक्टन कहते हैं प्राचीन समय का यह विचार कि एक ही पूर्वजों की प्रजा या एक धर्मानुयायियों का ही राष्ट्र बन सकता है और राष्ट्र भौगोलिक तथा भौतिक कारणों से बनता है, परंतु आजकल ये ख्याल बदल गया है। आजकल राष्ट्र का संबंध नैतिक और राजकीय कारणों पर अवलंबित हो गया है और वो राष्ट्र सत्ता की क्रिया द्वारा इतिहास बनकर बनता है। राष्ट्र सत्ता द्वारा उत्पन्न होता है और वो सत्ता पर अधिकार नहीं कर सकता। सत्ता राष्ट्रीयत्व पैदा कर सकती है, किंतु ये कहना कि राष्ट्रीयता ही सच है आधुनिक सुधार से विपरीत जचता है। इस प्रकार की राष्ट्रीयता बनने के लिए लोगों के हृदय में स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक, ये मैं प्रमोद जी आपके साथ इस पे विशेष हमारे दर्शकों का भी ध्यान चाहूंगा कि इस प्रकार की राष्ट्रीयता बनने के लिए लोगों के हृदयों में स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक सहकारिता करने की बुद्धि और एक ही सत्ता के नीचे रहने की इच्छा का होना आवश्यक है। और जब उन्होंने ये लेख लिखा था तो उन्होंने इसके साथ ये कहा था कि इस प्रकार की सहकारिता करने की इच्छा हिंदुस्तान में है और ब्रिटिश आधिपत्य के कारण उपरोक्त इच्छा में तीव्रता और वेग अधिक हो गए हैं। ये लेख था बाल गंगाधर तिलक जी का। अब स्थिति ये आनंद के साथ सहकारिता और साथ रहने वाली, उसके बारे में आपकी टिप्पणी और फिर हम विराम करेंगे। देखिए, ये जो समस्या आ रही है अभी भी दो राष्ट्र मान के चलते मानसिकता जो है ना, जब तक भारत की जो कल्चर है उससे एकात्मकता नहीं होगी, जी, देश एक, वेश एक, सबका संकल्प एक, साथ हम्म, साथ यात्रा का लक्ष्य एक, अर्थ एक, कल्चर के दो अकाउंट्स जी, भारत में नहीं हो सकते। हम्म, तो यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी कि एक धर्म मानना, उसके हिसाब से नियत हम हमारा काम करते हैं, रीति रिवाज है, वो एकदम अलग चीज है और कल्चर अलग चीज है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, और मुझे लगता है कि ये बात समझाना भी नहीं चाहते, न तो धार्मिक नेता समझाना चाहते हैं, न राजनीतिक नेता समझाना चाहते हैं, और आम आदमी का विकास इतना हुआ नहीं है वो इसको समझ सकता। तो जब तक धर्म और संस्कृति को अलग नहीं समझेंगे तब तक ये समस्या
सुलझाने में दिक्कत आएगी। तो ये बात और अधिक गहराई से समझ की मांग करती है, अध्ययन की मांग करती है। धर्म और संस्कृति अलग हैं, किस तरह इसको समझा जाए और कहाँ जाकर वो दोनों इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि ये समझ करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। और इस संदर्भ में विशेष करके जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं प्रमोद जी, तो जो रीति रिवाज हैं, जो आचार व्यवहार है, वो इतना ज़्यादा घुला मिला है। आप उठकर प्रकृति का प्रेम व्यक्त करते हैं तो वो धर्म का भी हिस्सा है, वो संस्कृति का भी हिस्सा है। आप यदि पेड़ों की तरफ एक श्रद्धा का भाव रखते हैं तो धर्म का भी हिस्सा है, संस्कृति का भी हिस्सा है। आप यदि ये देखना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर है और इस आधार पर हर मनुष्य का सम्मान करें, जीवन के गौरव का सम्मान करें, तो वो धर्म की भी बात है, वो संस्कृति की भी बात है। यदि आप इसको रेस्पॉन्ड करना चाहें तो करें। ये कि जो बात स्पष्ट है, जी हमारे योग है, जी। इसका धर्म से क्या लेन देन है? हाँ, इसका धर्म से कोई लेन देन नहीं है। तो वै, ऐसी बातें वैसे क्या है भी, क्योंकि जी, योग तो धर्म का भी हिस्सा है। अब जो योग की बात है तो हाँ चाहे जी, वो अलग अलग संदर्भों में आती है, पर अगेन बात सारी मानवता के साथ जुड़ी हुई है। इस नाते आप जो कह रहे हो वो बात ठीक बैठ जाती है। पर मुझे आपसे सहमत हो या ना हो, मुझे ये कहने की आप अनुमति दें कि मेरी दृष्टि में जिस तरह का मूल कलेवर हिंदू या सनातन धर्म का है, उसमें सबको अपनाने की जो गहराई है, उसका अगर थोड़ा बहुत परिचय हो जाए तो बहुत सारे झगड़े जो हैं वो वैसे ही समाप्त हो जाएं। पर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो सीमाएं नहीं हैं, उन सीमाओं को आरोपण दूसरी ओर से किया जाता है या कभी हम स्वयं अपने ऊपर कर लेते हैं। इसलिए शायद ये एक क्रम ऐसा है जो विवाद को जन्म देने वाला चलता रहता है। पर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ एक एक आपने। बात बताऊं आपको, अब मिलने की बात है, स्वीकृति जो है ना, जी। ये सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, हाँ हाँ। ये डेवलप हो जाए ना, हम्म कि ठीक, आप भी ठीक है, मैं भी ठीक, आपके विचार एक्सेप्ट कर लें। जिस तरह आपने कहा एक कैसे हो सकते हैं, पहले शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों अलग झगड़ा करते थे, आप साथ साथ करते थे अपने लेकर के। वहाँ तुलसीदास जी ने सबको एक किया, राम को नायक मान करके, शिव जी की पूजा करी, दुर्गा की। तो उन्होंने कहा कि जो आपके फंडामेंटल तो एक है, उन्हें ऊपर से डिफरेंस उसको रहने दो। अरे प्रमोद जी, क्या है आप सरलीकरण कर रहे हैं? ऐसा मेरी दृष्टि में अभी की स्थिति जैसी जटिल जटिल है। मैं नहीं, क्षमा मैं चाहता दूसरी हूँ। बात, मैं एक बात कह रहा हूँ जी। कि इस तरह मुसलमान जो यहाँ रहे हैं, अधिकांश तो यहीं के थे, हिंदू हो कन्वर्ट हुए हैं। हम्म उनसे ये मान लिया कि अपनी बेसिक बातें जो मिलती है उस पर तो एग्री कर लो, हम्म। और जो डिफरेंस होता है ना ऊपर, उसको रहने दो। अब इसमें क्या है प्रमोद जी, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि हमारी बात इस तरह से आगे जाके वहां पर पहुंच जाए जहां मुझे ये आपके साथ याद करना पड़े कि डिफरेंस यदि ये होता हो एक समूह की तरफ से, जो कि कई स्थानों पर विश्व में भी दिखाई दिया और भारत से भी कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो उभर कर आए, तो उनका डिफरेंस ये है कि आप हैं ही क्यों, आप न रहें, तो फिर आप कैसे कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे? देखिए, वो एकदम प्योर रूप से राजनीति हो जाती जी। है। राजनीति का जवाब तो राजनीति से दिया जाता है। हम्म। धर्म अलग है और धर्म के नाम पे राजनीति अलग जी। है। ये राजनीति का मामला है। अब मान लीजिए रहना साथ है, ये तो नियति का संदेश है, हम लोग को साथ रहना है। हम्म। हमको प्यार से रहना है कि नफरत से रहना है, ये तय करना है। सही बात। प्यार का कोई तरीका हो सकता है क्या? हम्म कोई मिलन भूमि है क्या? हम्म। वो तलाश कर, जो रहना साथ है मुख्य बात है। बाकी राजनीति करने शुरू है वो अलग। चलिए, तो हम आज यहाँ पर बातें जब विराम तक पहुँचा रहे हैं तो काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, लेकिन कई प्रश्न नए भी उठ खड़े हुए हों। लेकिन अगर जिज्ञासा बढ़ाने में कहीं ये संवाद प्रमोद शाह जी के साथ सार्थक हुआ हो, सफल हुआ हो, तो भी हमारे इस अभ्यास की सफलता है और इसकी सिद्धि है।
जिस जगह पर हम बात छोड़ रहे हैं, प्रमोद जी ने भी कहा और मैं भी उससे सहमत हूँ कि साथ साथ रहना है, पर उसका अर्थ यह है कि पारस्परिक सम्मान के साथ रहना है। और पारस्परिक सम्मान के साथ में जो एक सहकारिता का और आनंद पूर्वक साथ रहने का भाव है, जैसा कि लाला लाजपत राय जी ने भी स्मरण कराया था, उसको लेके बढ़ना है। जागरूकता आवश्यक है प्रजातांत्रिक देश में भी, और मनुष्य होने के गौरव को आत्मसात करने की दृष्टि से भी। ये बात प्रमोद जी के साथ फिर हम तक उभर और कर आती है। इस प्रमोद जी बहुत इस धन्यवाद है। पूरे वॉल्यूम के बाद एक शेर में समेट देता हूँ। जी स्वागत है। उद्देश्य क्या है, ये इस बात से आप खत्म भी कर सकते हैं, मैसेज भी है। जी जिगर साहब का शेर है जी। कि उनकी बातें तो अहले सियासत जाने। क्या बात है। राजनीति के बातें वो जाने, उनकी क्या बातें, उनकी बातें तो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। क्या बात है। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक जहां तक पहुँचे। तो बहुत दूर तक पहुँच गया है। मैं न्यूयॉर्क से आपके साथ जुड़ा हूँ तो हमने पूरी विश्व को कहीं न कहीं वायु में तरंगों के द्वारा तो छू ही लिया है, पर कुछ दिलों को भी हम आपके साथ छू पाएंगे, ऐसा विश्वास भारत माँ की माटी को प्रणाम करके लेते हुए आपका बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद है। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ प्रमोद शाह, एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, जिनकी कविताएं भी असर करती हैं और वो अपने क्लाइंट्स को सीए के रूप में भी मदद करते हैं। तो एक चिंतक के रूप में थॉट्स ऑन रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक के 3 वॉल्यूम का संपादन करने का श्रेय भी उनके हिस्से जाता है। प्रमोद जी, पुनः पुनः आपका आभार है धन्यवाद। और आप सबका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत धन्यवाद के साथ बहुत मंगल कामनाएं। पूरे विश्व में शांति हो, ये प्रार्थना भारत का मूल स्वर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु बिल्कुल निरामया, बिल्कुल सर्वे बिल्कुल भद्राणि पश्यन्तु बिल्कुल। मा कश्चित् दुःख भाग्। क्या बात, तो बहुत बहुत अच्छी। बहुत आभार। यही और भारत का मैसेज है। और ये आनंद की जो यात्रा है इसी तरह चलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।